क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था पर आंसर सही लिखा शायद से सर मैंने। क्या कौन सा क्वेश्चन बोलो? 1 मिनट सर। वो विच ऑफ द पहला क्वेश्चन था सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। हम्म। तो उसमें ऑप्शंस था सर कि पहला ऑप्शन था क्लास, सेकंड इंट, थर्ड स्ट्रिंग और फोर्थ कैरेक्टर। इंट इंट इट इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, बराबर ना? यस सर। हाँ। बहुत सारे बच्चों को कैरेक्टर ये भी लगता होगा कि कैरेक्टर भी, रिमेम्बर मैंने आप लोगों को शायद वो कंसेप्ट सिखाया था बीच में एक लेक्चर में, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग करके। नहीं सर। नो नहीं, सर। नहीं, नो सर। हम लोग देख लेंगे। द थिंग इज की इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बुलियन, ये जो है ये स्मॉल केस लेटर में है, जिसमें से इंट, कैर, ये कंप्लीट वर्ड्स नहीं है। ओके, इंट इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म, कैरेक्टर का। और वही अगर इंटीजर है या फिर कैरेक्टर है तो these are the class, so these are composite data type, these are not primitive data type. So वहां पे अगर कैरेक्टर वर्ड पूरा दिया है तो इट इज कंपोजिट डेटा टाइप। उसके बाद में क्लास दिया गया था, स्ट्रिंग दिया गया था, सो ऑल दीज आर कंपोजिट डेटा टाइप, क्लास, स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर। सिर्फ इंट वहां पे पूरा अगर नहीं, सिर्फ इंट दिया है, वहां पे अगर इंट की जगह पे इंटीजर दिया जाता तो वो भी कंपोजिट डेटा टाइप है। समझा क्या? यस सर। हम्म। हाँ सर। सर मैंने तो कैरेक्टर भी टिक कर दिया था सर। नहीं, बट कैरेक्टर जो है वहां पे पूरा वर्ड था कि सिर्फ कैर था? सर पूरा वर्ड था पूरा वर्ड था कैरेक्टर। सर। तो पूरा वर्ड अगर है तो इट इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, इट इज अ कंपोजिट डेटा टाइप। सर इनको और हम वो लोग जो रैपर मल्टीपल क्लासेस। ऑप्शंस का भी ऑप्शन था सर, वो यस गूगल सर, आई। मल्टीपल आंसर्स एक्सेप्ट कर रहा था हो सर वो क्वेश्चन। हो सकता है मल्टीपल आंसर, लेकिन जब कैरेक्टर वर्ड पूरा डेटा टाइप, इट इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ऐसा नहीं कि वो गलती से कैर लिखने की बजाय कैरेक्टर लिख दिया है, ऐसा नहीं है। Is that clear? So it is a composite data type. Remember this thing nicely. It is not a primitive data type. ओके सर। ठीक है ना? इनको हम लोग रैपर क्लासेस कहते हैं, जो हम लोग लेने वाले हैं शायद एक आध दो सेशन में, हम लोग वहां तक पहुंच भी जाएंगे। रैपर क्लासेस, बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग के जो कंसेप्ट है वो, तो वहां तक हम लोग पहुंच भी जाएंगे। ओके, जस्ट सो और कुछ डिफिकल्टीज किसी को? नो सर। और नो सर। सर, सर वो कैरेक्टर जो वाला जो ऑप्शन था ना सर, उसमें कैपिटल सी नहीं था सर, स्टार्टिंग में स्मॉल सी था। इट शुड बी कैपिटल सी। वो मिस्टेक हो सकता है, लेकिन पूरा वर्ड दिया है तो इतना बड़ा मिस्टेक नहीं हो सकता ना। यस सर। यस, थैंक यू एनीबॉडी सर। एल्स, एनी अदर डिफिकल्टी? आई थिंक मैंने ये आर्टिकल प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड कंपोजिट डेटा टाइप, इनका कंपैरिजन लिया है ना आप लोगों का, कि नहीं लिया है? सर लिया था। सर लिया लिया था, था। पर सर ये कैरेक्टर अभी जो आपने बोला ना सर, हाँ, वो पार्ट नहीं वो लिया था सर। पार्ट नहीं लिया था। वो सिर्फ मैंने नाम बताए थे, वो मैंने डिस्कस नहीं किए थे उसके फंक्शंस एंड ऑल दो थिंग्स, पर मैंने, मुझे ऐसे लगता है कि रैपर क्लासेस के नाम बताए थे मैंने उस वक्त। रैपर क्लासेस याद है क्या, रैपर वाला कंसेप्ट? हाँ सर। तो वो जो है उसी के अंदर में आता है ना, ये सब रैपर क्लासेस है, इंटीजर, कैरेक्टर, ये सब रैपर क्लासेस में आते हैं। एनीवेज, और कुछ डिफिकल्टीज किसी को, या फिर हम लोग आगे बढ़ते थे? नो सर, नो डिफिकल्टी। फाइन। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज फंक्शंस, बराबर ना? यस सर। यस हाँ सर। सर। उसके बाद में हम लोगों ने जो है शायद 2-3 लेक्चर्स सिर्फ रिवीजन, या आप लोगों का जो एग्जाम था उससे रिलेटेड हाँ सर, 2 लेसन लिए सर उसके, मतलब डिफिकल्टीज हम लोग सॉल्व कर टॉपिक। रहे थे पहले 2 टॉपिक्स में। एक्चुअली ये जो थर्ड टॉपिक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यही टॉपिक है। ओके, यूजर डिफाइंड फंक्शन में जो पार्ट है वही हम लोग ले रहे थे। उसमें से काफी सारा पार्ट लिया हम लोगों ने। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस का यूज क्या होता है, फंक्शंस वर्क कैसे करते हैं, फंक्शंस बनाते कैसे हैं,
और उसके बाद में एक बड़ा सा आर्टिकल हमारा चल रहा था टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इफ यू रिमेम्बर, याद है क्या टाइप्स? यस सर। यस अब सर। इसमें सबसे पहला कैटेगराइजेशन डिपेंडिंग ऑन ऑथर हम लोगों ने लिया था, डिपेंडिंग ऑन ऑथर, यस और नो? यस सर। दो टाइप के Yes, sir. फंक्शंस दिए थे, फर्स्ट वन वाज प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड द सेकंड वन वाज यूजर डिफाइंड फंक्शन, बराबर ना? यस सर। यूजर डिफाइंड फंक्शन गिवन बाय जावा, प्रिपेयर्ड बाय अस। फिर हम लोगों ने सेकंड टाइप डिपेंडिंग ऑन, और क्या लिया था हम लोगों ने? डिपेंडिंग ऑन कॉपीज क्रिएटेड, डिपेंडिंग ऑन व्हाट? कॉपीज क्रिएटेड, कितनी कॉपीज बनती है उसके बेसिस पे इंस्टेंस फंक्शन और स्टैटिक फंक्शन, ऐसे दो टाइप लिए थे हम लोगों ने। यस सर। जिसकी Yes, sir. एक कॉपी बनती है पर ऑब्जेक्ट वाइज इंस्टेंस फंक्शन, और जिसकी कॉपी एक ही कॉपी बनती है and which is being shared between all the objects, that is static function. After that, depending on parameters and return type, depending on parameters and return type, and what? Return type. Again we had taken जो है चार टाइप के फंक्शन, with parameter, with return type and with return type. Okay, second was with parameter and without return type. Third one was without parameter and with return type. And fourth one was without parameter and without return type. बराबर है क्या? यस सर। Yes, sir. ये थे आपके फंक्शंस। ओके, जो है थर्ड कैटेगरी। डिपेंडिंग ऑन पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म के बेसिस पे दो टाइप के फंक्शंस बताए थे मैंने आप लोगों को। हाँ सर, ओवरलोडिंग फंक्शन एंड ओवरराइडिंग। Good. So first one was overloading function and the second one was overriding function. बराबर है? याद है क्या दोनों का डिफरेंस? यस सर। Yes, sir. सर। Function having same name and different signature, that is overloading. Function having same name, same signature, but one in parent and the other one in child class, overriding function. बराबर ना? Yes, यस sir. सर। उसके बाद में हम लोगों ने डिपेंडिंग ऑन द जॉब दे परफॉर्म दो टाइप के फंक्शन स्टडी किए थे, इफ यू रिमेंबर। याद है यस क्या? सर। Yes, sir. कौन से? हाँ सर। Accessor and mutator. Accessor and mutator function, also called as pure and impure functions. बराबर है ना? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. तो ऐसे दो टाइप के फंक्शंस हम लोगों ने लिए थे। अगर प्राइवेट मेंबर की वैल्यू रिटर्न करता है तो एक्सेसर फंक्शन, प्राइवेट मेंबर की वैल्यू सेट करने के लिए यूज होने वाले फंक्शन, दैट वाज म्यूटेटर फंक्शंस। बराबर है क्या यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. ओके, आज हम लोग एक और कैटेगरी स्टडी करेंगे। ओके, एक नई कैटेगरी, एंड दैट वुड बी योर फोर्थ टॉपिक, डिपेंडिंग ऑन द नेम। डिपेंडिंग ऑन व्हाट? Name, there are two types of functions. First one is normal function, okay, and the second one is constructor functions. क्या है? Constructor functions. ऐसे दो टाइप के functions. Now ये क्या है? अगर फंक्शन जो है हम लोग क्लास के अंदर लिखते हैं, समथिंग लाइक दिस में ऐसे लिखते हैं क्लास XYZ, बराबर है? फिर इसके अंदर डेटा पार्ट आता है, फिर हम लोग लिखते हैं पब्लिक void, ओके, फंक्शन का नाम इस तरह से लिखते हैं, यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है क्लास के अंदर लिखा जाता है। अब ये जो क्लास है इसका नाम क्या है? XYZ। अगर फंक्शन का नाम और क्लास का नाम सेम है तो इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। यस सर। फंक्शन का नाम अगर सेम है तो उसको क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। Constructor function. एंड अगर नाम अलग अलग है तो इट इज अ नॉर्मल फंक्शन। समझा क्या बेसिक डेफिनेशन कंस्ट्रक्टर का? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। क्या कहा? बेसिक डेफिनेशन क्या है? Functions having same name as class name. Good. Okay. Member function having same name as class name are called as constructor functions. I hope so it's clear. ये साइड रब कर दो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. I hope so किसी को डिफिकल्टी नहीं है इनके अंदर। ओके, सो हमारा टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्टर नाम स्पेशल। नॉर्मल फंक्शन तो हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं, अभी तक जितने भी फंक्शन स्टडी किए उन सब वो सब नॉर्मल फंक्शन थे। अभी तक जितने भी फंक्शंस हम लोगों ने बनाए उनमें से कभी भी हम लोगों ने फंक्शन का नाम और क्लास का नाम सेम नहीं रखा था। सो हमारे टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्टर, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है।
ओके कंस्ट्रक्टर। सो क्या कहा, पहला प्रॉपर्टी क्या कहा मैंने? So the class names are same. So member function of a class having same name as class name, same name as class name. So that is what the first property about constructor. अब क्वेश्चन डेफिनेटली एक सिंपल सा बट नेचुरल क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि सर नाम सेम देने से क्या होने वाला है, क्या स्पेशलिटी आ जाएगी? तो इसकी स्पेशलिटी ये आएगी ऐसे फंक्शंस की कि दे आर ऑटो इन्वोक्ड। ऑटो इन्वोक्ड, ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड। हमको कॉल करने की जरूरत नहीं, एक्सप्लिसिटली ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब ऑटोमेटिकली कॉल होगा तो फिर सर कब कॉल होगा ऑटोमेटिकली? कभी भी कॉल हो जाएगा क्या? नहीं। ओके, ऑटो इन्वोक as soon as Object is created. memory is allocated, memory is allocated। अब जो है किसी ने तो पीछे से कहा कि ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, बराबर ना? किसने कहा ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड? Sir Sebastian. सेबेस्टियन। ओके ठीक है, चलो क्या डिफरेंस है देखते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन में एंड ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेशन में, दोनों में क्या डिफरेंस है। सपोज मैंने ऐसे कुछ लिखा क्लास XYZ, इसके अंदर पब्लिक XYZ नाम का एक फंक्शन बनाया। कैन आई कॉल दिस फंक्शन एज कंस्ट्रक्टर नाउ? Yes sir. Yes sir. Yes, why? Because इसका नाम और क्लास का नाम सेम है, so it is a constructor। अब इसके अंदर मैंने लिखा SOP hello, SOP hello। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर मैंने XYZ क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया X1, SOP hi लिखा। ओके, X1 की जो है इज इक्वल टू न्यू XYZ, इस तरह से मेमोरी एलोकेट की एंड SOP by लिखा। What would be the output of this code, Sebastian? चेक करते हैं इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। ओके, मेन से स्टार्ट होगा। रिमेंबर, ऑब्जेक्ट बनाने के दो स्टेप्स होते हैं। ओके, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के कितने स्टेप्स होते हैं? दो। मैंने ये पहले भी आप लोगों को बताया है। डू यू रिमेंबर ऑब्जेक्ट बनाने के दो स्टेप्स कौन से थे? Yes sir. पहला स्टेप Create object reference. गुड, क्रिएट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। एंड दूसरा स्टेप allocate memory, बराबर है क्या? Yes. Yes sir. allocate memory using what? using new Object. new, ये जो न्यू कीवर्ड है, न्यू ऑपरेटर कीवर्ड है, इसको यूज करके मेमोरी एलोकेट करना। सो रिमेंबर, ये दोनों अलग अलग स्टेप पे भी हो सकता है, एक स्टेप पे भी हो सकता है, एक स्टेप में भी हो सकता है। लेकिन फिर जब मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इस तरह से लिखा है तो बच्चों के दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में ऐसा आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे X1 नाम का ऑब्जेक्ट बन गया, चलो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। सो नहीं, समझा क्या डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड मेमोरी एलोकेशन? ये दोनों मिला के इट इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन। सो आई कैन नॉट से ओके कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त जो है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्यों नहीं कह सकता हूं मैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? बिकॉज ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दो स्टेप्स है। फिर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि सर दोनों में से कौन से स्टेप के वक्त कॉल होगा, रेफरेंस बनाते वक्त कि मेमोरी एलोकेशन के वक्त? सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू बी पॉइंट पे आने के लिए यू शुड से कि कंस्ट्रक्टर्स आर इन्वोक्ड एज सून एज ऑब्जेक्ट मेमोरी इज एलोकेटेड। समझा क्या सेबेस्टियन डिफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेशन में? इज इट क्लियर? सो याद रखो ये पॉइंट। सर अगर एग्जाम के टाइम में अगर हमने ऑब्जेक्ट ऑटो इन्वोक्ड एज सून एज ऑब्जेक्ट क्रिएटेड लिखा तो सर गलत रहेगा सर? देखो, इट इज नॉट 100% रॉन्ग। ओके, इट इज नॉट 100% रॉन्ग ना, बिकॉज ये स्टेप उसी का सब पार्ट है ना। यस सर। लेकिन फिर इन दैट केस यहाँ पे कि यहाँ पे ये एम्बिग्यूटी आ जाएगी, थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर हो जाएगा ना वो। यस सर। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 100% रॉन्ग है, लेकिन वो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दो स्टेप्स है। सो अगर आप कहते हो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त, तो फिर ये स्टेप के वक्त कि ये स्टेप के वक्त, और ये दोनों स्टेप अलग अलग लिखी जा सकती है, जैसे इस केस में अलग अलग लिखा है मैंने दोनों स्टेप्स। हाँ सर। ओके,
इज इट क्लियर सेबेस्टियन? यस सर। हाँ, सो ये जो है इस केस में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा है, सो आउटपुट ऑफ दिस कोड वुड बी हाई सबसे पहले। अब यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो रही है कंस्ट्रक्टर के लिए, सॉरी ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इट विल प्रिंट हेलो, कंस्ट्रक्टर खत्म, रिटर्न आएगा एंड देन इट विल प्रिंट बार। समझा क्या आउटपुट कैसे आएगा इस केस में? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे हम लोग एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर रहे फंक्शन को, जैसे नॉर्मल फंक्शन को हम लोग करते थे ऑब्जेक्ट डॉट ऐसे करते थे ना, sc डॉट नेक्स्ट इंट, तो जब मैं नेक्स्ट इंट लिखता हूं तब वो नेक्स्ट इंट पे जंप करता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब मेमोरी एलोकेट हो रही है तभी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, हम लोग एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते हैं। सो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट कंस्ट्रक्टर कि दे आर ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड। सेम नाम देने से क्या एडवांटेज मिल रहा है कि दे आर ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड। समझा क्या? यस सर। एवरीबॉडी ये पॉइंट समझा सेकंड वाला? दे आर ऑटो इन्वोक्ड एज सून एज ऑब्जेक्ट मेमोरी इज एलोकेटेड। ओके, अगर यही कोड ऐसे होता, मैं यहीं पे मेमोरी एलोकेट कर देता हूं x1 is equal to new xyz, then in that case output would have been hello, hi and then bar। समझा क्या? क्योंकि यहीं पे मेमोरी एलोकेट हो रही है तो यहीं से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, रन होगा, रिटर्न आ जाएगा। So that is what the advantage of constructor. So when you have a member function having same name as class name, then in such cases they are automatically invoked as soon as object memory is allocated. Any doubts? नो सर। Everybody, Sharanya, is it clear? Yes, sir. हाँ, अब कुछ और प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी स्टडी करना पड़ेगा, सर क्यों चाहिए कंस्ट्रक्टर्स? नॉर्मल फंक्शन भी अगर है तो वो काम कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट बना लूंगा और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू उस नॉर्मल फंक्शन को कॉल करूंगा, काम हो गया। तो ऑटोमेटिकली इन्वोक करना क्यों चाहिए मुझे, क्यों चाहिए है कंस्ट्रक्टर्स, वो भी देखेंगे। सो कुछ और प्रॉपर्टीज पहले तो, ओके, कंस्ट्रक्टर्स आर जनरली डिक्लेयर्ड अंडर पब्लिक सेक्शन। सो these are public, okay, generally declared under which section? Public section. Yes सर, ये प्राइवेट में काम कर सकते हैं? देखो ऐसा है, आदित्य ने पूछा ना? यस सर। हाँ आदित्य, ऐसा है कि 99.99% केसेस में दे आर डिक्लेयर्ड अंडर पब्लिक सेक्शन। सिर्फ 0.01 केसेस में दे कैन बी डिक्लेयर्ड अंडर प्राइवेट सेक्शन, जो कि आपके बुक में डिफाइन नहीं है और आपके सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि वो 0.01 जब आप इंजीनियरिंग करोगे तब के लिए रखा गया है, ऐसे समझ लो। सो आपके बुक के हिसाब से दे आर ऑलवेज पब्लिक। ओके सर। ठीक है ना? लेकिन हाँ, आई कैन प्रूव इट, आई कैन गिव यू एग्जांपल व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड अंडर प्राइवेट सेक्शन एंड फिर ऐसे क्लास को यूज कैसे करना है, ऑल दोस थिंग्स आई कैन जस्टिफाई, बट एट दिस पॉइंट आप लोगों को उस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल आप लिखोगे ऑलवेज पब्लिक, ओके declared सर। under public section. Is that clear? यस सर, यस। Next, constructors do not have any return type. Do not have any return type. Return type नहीं होता। Neither void. Neither void. याद रखना। In other words, you can say constructor कोई value return नहीं कर सकता। Constructor cannot return, even if it is a function, it cannot return any value. It cannot return any value. Is that clear? समझा क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. It cannot return any value and hence it does not have any return type also. So जब हम लोग constructor बनाते हैं तब हम लोग void भी नहीं लिखते। If you अगर आपने अभी नोटिस किया तो मैंने constructor कुछ ऐसे लिखा था, class xyz, इसके अंदर public xyz, मैंने void भी नहीं लिखा था। ओके, यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं है, वरना आपको अगर याद है फंक्शन कैसे लिखते, याद है क्या आपको? याद है कि नहीं है? हम लोग सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर, फिर स्टैटिक, फाइनल या एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, फिर उसके बाद में रिटर्न टाइप, फिर उसके बाद में नेम ऑफ द फंक्शन, फिर पैरामीटर में ब्रैकेट में पैरामीटर्स अगर कुछ है तो ऐसे लिखते हैं ना फंक्शन, एंड Yes, sir. इसके अंदर बॉडी लिखते हैं फंक्शन की। सो यहाँ पे चेक करो, रिटर्न टाइप नहीं लिखा है मैंने,
ये वाला पार्ट तो ऑप्शनल था वैसे भी, ओके, ये पार्ट कंपलसरी था लेकिन मैंने नहीं लिखा है, गेटिंग इट, मैंने लिखा है क्या? नहीं, वॉइड भी नहीं लिखा है। सो बिकॉज कंस्ट्रक्टर्स जो है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। इज इट क्लियर दिस प्रॉपर्टी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनी वैल्यू एंड हेंस जो है रिटर्न टाइप नहीं होता है, वॉइड भी नहीं लिखना है, ओके? Yes, sir. एनी डाउट्स? No, sir. पक्का कोई डाउट नहीं है? अगर नहीं है तो फिर मैं पूछता हूँ आप लोगों को डाउट्स। यू शुड हैव आस्क्ड मी सर ऐसा क्यों? कंस्ट्रक्टर तो फंक्शन है, इट इज अ मेंबर फंक्शन, फंक्शन है तो उसने वैल्यू रिटर्न करते आना चाहिए, क्यों नहीं कर सकता कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न? यू शुड हैव आस्क्ड मी राइट नाउ दिस क्वेश्चन, आप लोगों ने पूछना चाहिए था ना? Yes, sir. सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। सिंस आप लोगों ने नहीं पूछा तो दिस इज योर होमवर्क, मैं इसके आगे भी ऐसे ही करूँ, ओके? अब कल भी आप नेक्स्ट लेक्चर में भी आप लोग अगर मुझे पूछोगे सर आपने इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, तो आई विल गिव यू द आंसर। इज दैट क्लियर? सो ढूंढने Yes, की sir. कोशिश करो व्हाई अ कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, सी इवन इफ इट इज अ फंक्शन तो, ओके? Yes. हाँ, so do not have any return type, neither void, okay? Next, another important Sir. property, हाँ, सर वो बता ना सर, वो रिटर्न क्यों नहीं कर सकता सर? रिटर्न क्यों नहीं कर सकता? तो ये तो आपको अभी होमवर्क दिया है ना मैंने। अगर आप पहले पूछ लेते तो डेफिनेटली आई वुड हैव गिवन द आंसर। फिलहाल आपने नहीं पूछा और इसीलिए ये आपके लिए फिलहाल होमवर्क है, ओके सर। ओके? ट्राई करो ढूंढना, ओके? कैन बी ओवरलोडेड, कैन बी ओवरलोडेड। डू यू रिमेंबर दिस वर्ड ओवरलोडिंग? यस सर। क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है? सर the functions having the same name but Same different name parameters. with same parameters. So writing down more than one functions with same name and different signatures. Signatures, you should not say parameters, signature कहते हैं उसको. So can be overloaded. That means we can write down more than one constructors in a class. हम लोग एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं. Let's take some example of it. Class date, okay? अब इसके अंदर integer dd mm yy तीन मैंने डिक्लेयर किए, ओके? वेरिएबल डेटा पार्ट, पब्लिक डेट। अब ये पहला कंस्ट्रक्टर, इज इट अ कंस्ट्रक्टर? इज दिस अ कंस्ट्रक्टर? Yes, sir. Yes, sir. How did you recognize it, sir? Because class name and function name same है इसलिए. So now dd is equal to 1, mm is equal to 1 and yy is equal to 20,000. ओके, हो गया एक। अब मैं एक और कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूँ, पब्लिक डेट ब्रैकेट में इंटीजर डी, एंड फिर इसके अंदर dd इज इक्वल टू डी, mm इज इक्वल टू 1, yy इज इक्वल टू 2000। समझा क्या ये? Yes, sir. So I have written two constructors, okay? इसमें 0 पैरामीटर, इसमें 1 पैरामीटर. So I can, this is valid. So this is possible. No question arises, sir, फिर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में सपोज मैंने डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डेट d1 इज इक्वल टू न्यू डेट, इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते वक्त यहाँ पे ब्रैकेट में कितने पैरामीटर्स है? 0, तो 0 Yes, sir. पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसके। समझा क्या? हाँ अगर सर। मैंने डेट d2 इज इक्वल टू न्यू डेट ब्रैकेट में 5 ऐसे कॉल किया, ओके? तो अब इस बार मैंने एक पैरामीटर दिया तो एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I can still write down more constructor. So public date, okay, date ब्रैकेट में integer d comma integer m and इसके अंदर dd is equal to d, mm is equal to m and yy is equal to 2000. And now date d3 is equal to new date ब्रैकेट में 10 comma 2. चेक करो तो समझ में आ रहा है अभी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. This is what we call it as constructor overloading. क्या कहते हैं इसको? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ओके? एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स लिख रहे हैं ना, सो दैट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। समझ में आ रहा है क्या? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है,
अकॉर्डिंगली सिंस हम लोग एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स. फर्स्ट वन इज default constructor and the second one is parameterized constructor. So नाम से पता चल सकता है क्या होता है. Constructor with zero parameter is default constructor and constructor with parameters is parameterized constructor. समझा क्या? Constructors with how many parameters? Zero parameters, that is default constructor, and constructor with parameters one or more are parameterized constructor. समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. You can have only one default constructor, but you can have more than one parameterized constructor in a class. ये रब करूँ? Example? 1 second, sir. Yes, sir. लिख लो. Sir, एक मिनट सर. हाँ, लिख लो. Finished? Yes, sir. So ये था आपका एक और प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टर्स कैन बी ओवरलोडेड एंड हेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑन दैट बेसिस, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. सर हाँ सर कंस्ट्रक्टर्स हमेशा इंस्टेंस होते हैं ना? हाँ, कंस्ट्रक्टर्स हमेशा इंस्टेंस होते हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर ऑलवेज कॉल्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ओके, जो ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट हो रही है, उस ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉल होते हैं. एंड जो मेंबर्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है उनको हम लोग इंस्टेंस कहते हैं. जो क्लास की प्रॉपर्टी होती है वो स्टैटिक होते हैं. सो कंस्ट्रक्टर्स आर ऑलवेज इंस्टेंस. Okay, sir. Is that clear? You can add up that property also. Constructors are always instance functions. Okay? Okay, sir. एक और प्रॉपर्टी मैं सिर्फ लिस्ट आउट कर रहा हूं, आप लोगों को अभी फिलहाल इसको स्टडी नहीं करना है. कंस्ट्रक्टर्स कैन बी इनहेरिटेड. कैन बी इनहेरिटेड मतलब जब आप इनहेरिटेंस देखें, स्टडी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे कौन से फॉर्म में इनहेरिट होते हैं कंस्ट्रक्टर्स. सो कंस्ट्रक्टर्स कैन बी इनहेरिटेड. एक दो और प्रॉपर्टीज है जो 5-10 मिनट में हम लोग देखेंगे, लेकिन बिफोर दैट विल जंप ऑन टू द यूज ऑफ द कंस्ट्रक्टर. यूज क्या है कंस्ट्रक्टर का? ओके, क्यों लिखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर्स? जस्ट ऑटोमेटिकली कॉल करने के लिए? ऐसे ही जो है वो तो नॉर्मल फंक्शन को भी हम लोग एक्सप्लिसिटली कॉल करके एक लाइन का कोड पड़ेगा कॉल करने का. तो कंस्ट्रक्टर क्यों लिखते हैं हम लोग? ओके, तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज इनिशियलाइजेशन के लिए. इनिशियलाइजेशन के लिए कंस्ट्रक्टर्स को लिखा जाता है. व्हाट इज एक नॉर्मल वेरिएबल जब मैं कहता हूं इंटीजर a, तो इस स्टेप को कहते हैं डिक्लेरेशन स्टेप, जहां पे ये जो a वेरिएबल है ये क्रिएट किया जा रहा है, उसका डेटा टाइप बताया जा रहा है. सो इस स्टेप को क्या कहेंगे? डिक्लेरेशन स्टेप कहेंगे. क्या कहेंगे? डिक्लेरेशन. ओके, और फिर a में वैल्यू डालना, इसको कहते हैं डेफिनेशन स्टेप. क्या कहते हैं? डेफिनेशन स्टेप. वेरिएबल में वैल्यू डालना. वो वैल्यू जरूरी नहीं कि इक्वल टू से डाली जाए, वो वैल्यू स्कैन करके डाल सकते हो आप, फॉर्मूला से डाल सकते हो, इक्वल टू से डाल सकते हो, कैसे भी डालना. वेरिएबल में वैल्यू डालना, इसको कहते हैं डेफिनेशन स्टेप. जब ये दोनों स्टेप्स एक सिंगल स्टेप में किया जाता है, इंटीजर a is equal to 5, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन. इसको क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन. समझा क्या इनिशियलाइजेशन किसको Yes, कहते हैं? sir. किसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन? Sir, declaring a value to a variable. ना, declaration and definition when done in a single step, that is initialization. समझा क्या? यहाँ पे डिक्लेयर भी कर रहे हैं और वैल्यू भी दे रहे हैं, so that is initialization. Or else, in other words, ऐसे भी कह सकते हो, specifying value of anything at the time of creation of that thing is called as initialization. Specifying value of a variable at the time of creating that variable is called as initialization. समझा क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जब हम लोग कोई चीज बना रहे हैं, उसी वक्त उसको वैल्यू डिफाइन कर देना, उसी वक्त उसकी वैल्यूज डिफाइन कर देना. एग्जांपल के तौर पे आप स्कूल जा रहे हो, आपका एडमिशन किया, सपोज रायन जो है स्कूल है, वहां पे आप लोगों का एडमिशन किया. जैसे ही आपने एडमिशन लिया और जैसे ही आप स्कूल जा रहे हो, आपको रायन के जो रूल्स है वो बाय डिफॉल्ट फॉलो करना है.
तो जैसे ही रायन के स्टूडेंट बने, रायन के जो रूल्स है वो आपके ऊपर जो है अप्लाई हो गए, डिफॉल्टली अप्लाई हो गए, डिफॉल्टली क्या हो गए, अप्लाई हो गए। गेटिंग इट? यस और नो? Yes, sir. sir. सपोज फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उस कंपनी का टाइमिंग जो है 10 to 6 है। ओके, कंपनी का जॉब टाइमिंग क्या है? 10 to 6। अगर आदित्य जो है वो उस कंपनी में ज्वाइन हो जाता है, बाय डिफॉल्ट उसका टाइम इन और टाइम आउट क्या हो जाना चाहिए? 10 to 6. 10 to 6. 10 to 6, 10 और 6 हो जाना चाहिए, बाय डिफॉल्ट हो जाना चाहिए। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, सपोज ईशान भी उस कंपनी में ज्वाइन होता है, तो ईशान का टाइम इन टाइम आउट क्या हो जाना चाहिए बाय डिफॉल्ट? 10-6। 10 10 to बोलने 6. की जरूरत ही नहीं, कंपनी का टाइमिंग ही वही है, सो बोलने की जरूरत ही नहीं है। सो दैट इज व्हाट इट सेज कि बाय डिफॉल्ट जो चीजें हो जानी चाहिए, जैसे ऑब्जेक्ट बनता है, ओके, जैसे कोई चीज बनती है उसी वक्त उसकी वैल्यू डिफाइन कर देना, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। जहां तक वेरिएबल्स का सवाल है, ये जो ए है ये वेरिएबल है। व्हाट इज वेरिएबल? प्रिमिटिव डेटा टाइप के इंस्टेंस को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, याद रखना। वो वाला डेफिनेशन नहीं, किसी मेमोरी को नाम दे देना। प्रिमिटिव डेटा टाइप के इंस्टेंस को वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन सिंपल इक्वल टू ऑपरेटर से हो जाता है। एग्जांपल आपके सामने। सो नॉर्मल किसी भी 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन इक्वल टू से हो जाता है। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स का इनिशियलाइजेशन इक्वल टू से नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका इनिशियलाइजेशन इक्वल टू साइन से नहीं होता है। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया क्लास डेट। अब इसके अंदर हम लोगों ने डिफाइन किया इंटीजर dd mm yy। अब आप सोचो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर मैंने डेट d1 इज इक्वल टू न्यू डेट ऐसे एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो ये d1 ऑब्जेक्ट है आपका। ओके, इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। पहला वेरिएबल है dd, दूसरा वेरिएबल है mm और तीसरा वेरिएबल है yy। बराबर है क्या? ऐसे 3 वेरिएबल्स है ना इसके अंदर। Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इन तीनों वेरिएबल्स के लिए मेमोरी तो एलोकेट हो गई, लेकिन इनके अंदर वैल्यू, कोई वैल्यू गई क्या इनके अंदर? नहीं गई। मैं No, sir. चाहता था कि जैसे ही ये बनता है तो इसके अंदर 1-1-2000 चले जाना चाहिए, नहीं जा सकता। मैं यहाँ पे दोबारा ऐसे नहीं लिख सकता इक्वल टू 1,1,2000, ऐसा नहीं चलेगा। वो इक्वल टू चलते क्या एक स्टेटमेंट में? No, sir. No, नहीं sir. चलते। तो नॉर्मल इक्वल टू से ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन नहीं किया जा सकता नॉर्मल इक्वल टू से। सो हाउ टू इनिशियलाइज दीज मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट? हाउ टू इनिशियलाइज दिस ऑब्जेक्ट? और इसके लिए कंस्ट्रक्टर लिखा जाता है। इसके लिए क्या लिखा जाता है? कंस्ट्रक्टर पब्लिक डेट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं dd इज इक्वल टू 1, mm इज इक्वल टू 1, yy इज इक्वल टू 2000। नाउ चेक करो क्या होगा। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, हम लोगों ने लिखा है कंस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड एज सून एज ऑब्जेक्ट मेमोरी इज एलोकेटेड। जैसे ही ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेट हुई, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और dd में 1, mm में 1, yy में 2000। सो ये d1 के लिए कॉल हुआ, सो d1 का dd, mm एंड yy इनिशियलाइज हो गया। समझा क्या? Yes, sir. So Yes, sir. basically you should say initialization of objects। सिर्फ इनिशियलाइजेशन नहीं, इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्टर को यूज किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज। ओके, क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स है उन सब में कोई वैल्यू बाय डिफॉल्ट ही आपको अगर डालनी है तो उसके लिए आप कंस्ट्रक्टर्स लिखते हैं। Sir, सर वो राइट साइड में वो डेट d1 इज इक्वल्स टू न्यू डेट के नीचे अगर हमने डिफाइन कर दिया तो? क्या क्या? सर वो राइट साइड में जो आपने बोला ना, यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं कर सकते, वहीं पर अगर dd इक्वल टू 1 वैसे ही नीचे सारा लिख दिया तो होगा? देखो एक और बात समझो, ओके, कि यहाँ पे ये जो मेन है, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी थोड़े दिन पहले कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। पहला जो लोग होता है एप्लीकेशन यूजर होता है, दूसरा जो होता है एप्लीकेशन डेवलपर होता है, और तीसरा जो होता है सिस्टम डेवलपर होता है। ऐसे 3 टाइप के लोग होते हैं, एप्लीकेशन यूजर, एप्लीकेशन डेवलपर एंड सिस्टम डेवलपर।
एप्लीकेशन यूजर जो है, जैसे सीए है, आर्किटेक्ट लोग है, डिजाइनर लोग है, ये लोग जो है एप्लीकेशन को यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? एप्लीकेशन को यूज करते हैं। इनको एप्लीकेशन कौन बना के देता है? एप्लीकेशन डेवलपर जो लोग है, ये लोग जो है एप्लीकेशन बना के देते हैं इनको। लेकिन ये लोग इनके पास जाते हैं क्या मिलने को कि मुझे ये एप्लीकेशन को? नहीं। ये क्या करते हैं एप्लीकेशन डेवलपर लोग? एक लाइब्रेरी होती है, इस लाइब्रेरी में बहुत सारे एप्लीकेशन बना के डालते हैं और ये लोग उस लाइब्रेरी से एप्लीकेशन डाउनलोड करके और फिर उसको यूज करते हैं। एम आई करेक्ट? यस सर। Yes, sir. समझा यहाँ तक? अब ये जो पर्सन एप्लीकेशन डेवलपर, ये लोग एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो वो कहाँ बनाते हैं, किसमें बनाते हैं? तो उनको एक एनवायरनमेंट, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ रेडीमेड फंक्शंस, ये सब दिया जाता है। और ये कौन देता है? सिस्टम डेवलपर देता है। ओके, ये सिस्टम डेवलपर जो है ये क्या करता है? एक लाइब्रेरी बनाता है। इस लाइब्रेरी में ये बहुत सारे फंक्शंस डालता है। क्या डालता है? फंक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल जावा वालों ने आप लोगों को नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट बाइट और रीड लाइन, पार्सिंग, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस दिए, पीओडब्ल्यू, एसक्यूआरटी, बहुत सारे फंक्शन आपको दिए। आप क्या करते हो? उस लाइब्रेरी में से इन फंक्शंस को यूज करते हो और एक एप्लीकेशन बनाते हो। वो एप्लीकेशन रन करने के बाद में जो आउटपुट आता है वो कौन यूज करता है? एप्लीकेशन यूजर यूज करता है। समझा क्या? ऐसे तीन टाइप के लोग होते हैं, Yes, sir. सिस्टम डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर, एप्लीकेशन यूजर। अब जो है सिस्टम डेवलपर का एम क्या होता है? एप्लीकेशन डेवलपर की ताकत बढ़ाओ, एप्लीकेशन डेवलपर की लाइफ को मैं इजी करूं। ओके, और वो ये करने के लिए बहुत सारे क्लासेस, फंक्शंस, अच्छे फंक्शंस लिख लिख कर इस लाइब्रेरी में डालता है। जितने ज्यादा फंक्शंस इस लाइब्रेरी में होंगे उतनी लाइफ एप्लीकेशन डेवलपर की इजी होगी। आप सोचो एक कैलकुलेटर है, उसके ऊपर 50 बटन है, अगर वही कैलकुलेटर के ऊपर 100 बटन होते तो मैथमेटिक्स करना और इजी हो जाता ना। यस सर। अगर 500 बटन होते उस कैलकुलेटर पे तो शायद और इजी हो जाता। बहुत सारी चीजों के लिए रेडीमेड बटन होते थे। तो यहाँ ये सिस्टम डेवलपर का एम होता है कि मैं एप्लीकेशन डेवलपर की लाइफ इजी करूं। और वो कैसे करता है? बाय राइटिंग डाउन मेनी क्लासेस, एंड हर क्लास में बहुत सारे फंक्शंस लिखते हैं। वो क्लासेस एंड फंक्शन इस लाइब्रेरी में लिखता है और फिर एप्लीकेशन डेवलपर उनको यूज करता है। इस दैट ये समझ में आ रहा है? एंड एप्लीकेशन डेवलपर क्या करता है फिर कि इस लाइब्रेरी में जो क्लासेस लिखे गए हैं उनके ऑब्जेक्ट बनाता है और ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शंस कॉल करता है एंड जॉब अचीव करता है। समझा क्या? यस सर। सो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। पहला स्टेप है क्लासेस एंड उसके अंदर के फंक्शंस को लिखना। सेकंड स्टेप इज ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन कॉल करना है। ऐसे 3 स्टेप्स है। समझा क्या? यस सर। ओके, अब मुझे ये बताओ कि क्लास बनाने का काम किसका है? सर सिस्टम डेवलपर। सिस्टम डेवलपर का है। एंड ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन को कॉल करने का काम किसका है? एप्लीकेशन डेवलपर का है। इसका मतलब हम लोग जो प्रोग्राम लिख रहे हैं इसके अंदर ये जो लिखने वाला पर्सन है, क्लास लिखने वाला पर्सन कोई और है, सिस्टम डेवलपर है, और ऑब्जेक्ट बना के फंक्शंस को कॉल करने का काम करने वाला पर्सन, मतलब नेम लिखने वाला पर्सन कोई और है। एम आई करेक्ट? यस सर। फिलहाल हम लोग एक ही जगह पे कर रहे हैं। फिलहाल सिंस आप लोग अभी तक 10th स्टैंडर्ड में, इसलिए एक ही जगह पे सिखाया जा रहा है। लेकिन रियल लाइफ में ये क्लास लिखने का काम सिस्टम डेवलपर करता है और नेम लिखने का काम, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन कॉल करके जॉब अचीव करने का काम वो एप्लीकेशन डेवलपर करता है। समझा ये पॉइंट? समझा क्या यहाँ तक? यस। ओके, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पॉइंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। ओके, सो क्लास लिखने का काम सिस्टम डेवलपर और नेम, ओके, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन कॉल करने का काम एप्लीकेशन डेवलपर कर रहा है। और ये दोनों एक ही कंप्यूटर पे बैठ के एक ही प्रोग्राम में कर रहे हैं क्या काम? नहीं। ओके, एक पर्सन अमेरिका में बैठा है, दूसरा लंदन में बैठा है, ऐसा भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली ये अलग अलग है। ओके, ये दोनों अलग अलग जगह पे हो रहा है, अलग अलग क्लास में हो रहा है, अलग अलग क्लास में भी हो सकता है, याद रखना। अलग अलग क्लास में, क्लास जो है एक लिखा, फिर ये पर्सन क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा इस क्लास को एंड फिर दूसरा क्लास लिखेगा एंड उसके अंदर नेम लिखे, ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन कॉल करेगा।
द पॉइंट इज, आपने कहा सर dd mm yy को मैं यहीं पे भी तो लिख सकता था, d1 डॉट dt इज इक्वल टू 1, d1 डॉट mm इज इक्वल टू 1 एंड d1 डॉट yy इज इक्वल टू 2000। यही क्वेश्चन Yes, था ना sir. आपका? किसका Sir, क्वेश्चन है? आई डोंट रिमेंबर। हाँ, सो यही क्वेश्चन था। अब सोचो कि ये मेंबर जो है ये प्राइवेट है, ये क्या है? प्राइवेट है, DDMMYY, क्योंकि ये डेटा है और डेटा को क्लास के बाहर यूज करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। और यहाँ पे तो ये अलग पर्सन लिख रहा है और ये अलग जगह पे, दोनों अलग अलग क्लास में। सो एक क्लास का प्राइवेट डेटा किसी दूसरे क्लास में एक्सेसिबल होता है क्या? No, sir. तो हम लोगों ने Yes. एक्सेस म्यूटेटर फंक्शन भी Yes, स्टडी sir. किए थे ना? Yes, sir. हाँ, इसीलिए किए थे हम लोगों ने कि इस क्लास का प्राइवेट डेटा इधर एक्सेसिबल नहीं है। इवन अगर ये प्राइवेट नहीं होता, नो एक्सेस स्पेसिफायर होता, सपोज अगर नो एक्सेस स्पेसिफायर भी होता तो भी एक क्लास का डेटा किसी दूसरे फोल्डर के क्लास में एक्सेसिबल नहीं होता। गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एंड दैट्स व्हाई, मतलब वो चीजें जो है यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइजेशन का काम है। हाँ, आई कुड डू दिस थिंग यूजिंग अ म्यूटेटर फंक्शन, लेकिन फिर म्यूटेटर फंक्शन को आपको ध्यान से कॉल करना पड़ता है। ओके, आई कुड हैव डन दिस, मतलब मैंने अगर ऐसा भी कर सकता था, मैं पब्लिक वॉइड सेट डेट नाम का फंक्शन लिखा मैंने, एंड फिर d1 डॉट सेट डेट, इस तरह से मैंने कॉल किया इसको। सो यस, हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आपको याद रखना पड़ता है कि मैं जब भी ऑब्जेक्ट बनाता हूं उसके बाद में मुझे सेटडेट कॉल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। यस और नो? Yes, sir. ये आपको याद रखना पड़ेगा। और वो आप आदमी है, भुलक्कड़ है, ओके, भूल जाता है, इसीलिए तो बुक्स और कंप्यूटर्स बने हैं। तो वो आपके भरोसे नहीं रहना चाहता कि आप हर बार याद रखोगे और दुनिया भर के प्रोग्रामर याद रखेंगे, इसके ऊपर नहीं रहना चाहता, और इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू किया गया। समझा क्या? इसीलिए Yes. कंस्ट्रक्टर दिया गया। सो पब्लिक गेटिंग इट? Sir. Yes, sir. हाँ, बोलो। Sir, एक ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन था। सर, एक ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन था। बोलो, पूछो ना। ऑफ द टॉपिक, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू दिस होगा तो फिर बेटर। सर, वो जो ओएस बनाने का काम आता है वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आता है या सिस्टम डेवलपमेंट? सिस्टम डेवलपमेंट में आता है। सिस्टम डेवलपमेंट प्रोवाइड्स यू एन एनवायरनमेंट, ओके, फॉर एप्लीकेशन डेवलपर। और वो एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें होगी, फिर वो चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट का काम हो, फिर वो चाहे कंपाइलर से रिलेटेड कुछ काम करने का काम हो, इंटरप्रेटर से रिलेटेड, एडिटर से रिलेटेड, ओके, ऑल दिस कम्स अंडर सिस्टम डेवलपर। जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो आप कोर कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, ओके, कोर डेवलपमेंट नहीं कहते उसको। सिस्टम डेवलपमेंट में जब आप काम करते हो तो उसको कोर डेवलपमेंट कहते हैं। समझा क्या? यस सर। सो दैट इज जो है, आई होप सो इट्स क्लियर। और Yes, sir. इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो जो ये जो है कंस्ट्रक्टर्स किस लिए यूज होते हैं? ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होते हैं। सो ये था आपका पहला यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। इज दैट ओके? Yes, sir. एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन? किसको कहते हैं? जैसे ऑब्जेक्ट बनता है उसी वक्त मेमोरी एलोकेट, उसी वक्त वेरिएबल में वैल्यू डालना, ऑब्जेक्ट में वैल्यू डालना, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। और इसके लिए यूज होता है। एक और छोटा सा यूज है कंस्ट्रक्टर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वाला यूज, ये आना जरूरी है अगर आपके कंस्ट्रक्टर के ऊपर कुछ भी लिख रहे हो। टू डिस्प्ले ग्रीटिंग मैसेजेस, डिस्प्ले ग्रीटिंग मैसेजेस, इसके लिए भी यूज किया जा सकता है कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर को आप लोगों ने, सब लोगों ने गेम खेला होगा, कोई ना कोई गेम इंस्टॉल किया होगा कंप्यूटर पे, ओके, एंड खेला होगा। जैसे ही कंप्यूटर पे कोई गेम इंस्टॉल करते हो तो एक आइकन बनता है क्या? यस सर। Yes, sir. एक आइकन बनता है। हाँ सर। और उस आइकन को आप जब डबल क्लिक करते हो तो एक विंडो, गेम का एक विंडो ओपन होता है। सबसे पहला विंडो आता है, वेलकम टू ब्ला 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 कंपनी, या गेम का नाम, डेवलप बाय कंपनी, ऑथर का नाम, ऐसे कुछ एक अच्छा सा स्क्रीन आता है ना आपके सामने। हाँ सर, आता है।
Yes, sir. हाँ, तो ये जो स्क्रीन है इसको कहते हैं ग्रीटिंग मैसेज। ये स्क्रीन बनाने का कोड कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है। ये स्क्रीन बनाने का कोड कहाँ लिखा जाता है? कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा जाता है। इज दैट क्लियर? आप अगर ये देखोगे कि उस विंडो को आपने मिनिमाइज कर दिया और जो आइकन था गेम वाला उसको फिर से एक बार डबल क्लिक किया, फिर से वही नया स्क्रीन आता है जिसमें जो है वही डिस्प्ले होता है ना सब कुछ। Yes, sir. हाँ, ऐसा इसलिए बिकॉज आप जितने ऑब्जेक्ट्स बनाते हो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, हर एक Yes, ऑब्जेक्ट sir. के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कोई ना कोई एक कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। इज दैट क्लियर? अगर आपने दो ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर दो बार कॉल होने वाला है। पहले ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा पहली बार एंड फिर दूसरा ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो उसके लिए कॉल होगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी जब आप जितने विंडो ओपन करते हो उतने ऑब्जेक्ट बना रहे हो और उतने ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उतनी बार वो कंस्ट्रक्टर कॉल करके वो ग्रीटिंग मैसेज वाला स्क्रीन डिस्प्ले करता है। सो डिस्प्लेइंग ग्रीटिंग मैसेजेस इसके लिए भी कंस्ट्रक्टर को यूज एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर लेकिन कभी कभी मिनिमाइज करके वापस उस पर क्लिक करते तो वापस जो खुला था वही खुल जाता। it depends on the games also कि उसको कैसे बनाया गया है, बट जनरली ऐसा होता है। तो ऐसे केसेस में डिस्प्लेइंग वाला स्क्रीन जो है उसका कोड कंस्ट्रक्टर में लिखा हाँ गया सर, दूसरी बार कभी कभी ओपन होता है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, दोनों भी पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह डिनाई नहीं कर रहा हूँ। द पॉइंट इज कि कंस्ट्रक्टर कब यूज होता है तो वो बता रहा हूँ, उसका एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके सर। ओके सर हाँ सर कभी कभी ये विंडोज वर्ड या ऑफिस या पावर पॉइंट खोला तब भी वेलकम मैसेज आता है सर। हाँ बिल्कुल, देखो दुनिया में तो एक एग्जांपल गेम का दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ग्रीटिंग मैसेजेस सिर्फ गेम में होता है, ऐसा है क्या? नो सर। तो वो तो प्रॉपर एप्लीकेशन को दुनिया भर के कोई भी एप्लीकेशन में कंस्ट्रक्टर हो सकता है ना, तो कोई भी एप्लीकेशन में ग्रीटिंग मैसेज हो सकता है। सो ये एप्लीकेशन जो पर्सन बना रहा है उसको वो डिसाइड करता है कि मुझे ग्रीटिंग मैसेज देना है कि डायरेक्ट करना है। ओके सर। So these are the uses of constructors. Any doubts constructor के यूज में? नो सर। नो सर। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट कंस्ट्रक्टर स्टडी करते हैं एंड देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर जिसको हम लोग कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज दिस कॉपी कंस्ट्रक्टर? ओके, ये क्या होता है? व्हेन एन कंस्ट्रक्टर is used to initialize an object from another object of the same class, then such constructors are called as copy constructor. then ऐसे constructors को हम लोग copy constructor कहते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके DDMMY में या डेटा मेंबर में कुछ वैल्यूज दी है एंड उन वैल्यूज से मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना चाहता हूं। तो ऐसे केस में जो स्पेशल टाइप के कंस्ट्रक्टर्स लिखे जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। समझा क्या? जब आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करते हो, अभी जो हम लोगों ने लिखा था उसमें भी हम लोगों ने D1 वाले ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया था, लेकिन मैंने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट 1 1 2000 से इनिशियलाइज किया था। सो डायरेक्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप से इनिशियलाइज किया था। मैंने डेट क्लास के एक ऑब्जेक्ट से डेट क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं किया था। गेटिंग इट? और इसीलिए वो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर था। जब हम लोग ऐसे कंस्ट्रक्टर लिखेंगे जिसका एम होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का, तब ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम लोग कहेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। समझा क्या? यस सर। सर कैन यू अगेन Let's take an example. क्या सर एक और बार बता सकते सर ये कॉपी कंस्ट्रक्टर? जब आप लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड समझने की कोशिश करते हैं फिर से एक बार। क्लास डे, इसके अंदर मैंने लिखा इंटीजर DDMMY। ओके, अब जो है मैं एक कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूं एंड इसके अंदर मैंने लिख दिया DD = 1, MM = 1 एंड YY = 2000। अब ये तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर हो गया ना? यस सर। अब ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर हो गया। अब जो है मैं एक अलग टाइप का कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूं, पब्लिक डेट ब्रैकेट में डेट डी
एंड इसके अंदर dd इज इक्वल टू d डॉट dd, mm इज इक्वल टू d डॉट mm एंड yy इज इक्वल टू d डॉट yy। ओके, अब चेक करो कि ये जो d वाला ऑब्जेक्ट है इसके dd mm yy करंट ऑब्जेक्ट के dd mm yy में कॉपी हो रहे हैं, तो क्या ना इसे इस ऑब्जेक्ट से मैं ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहा हूं। यस सर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इसके अंदर डेट d1 इज इक्वल टू न्यू डेट। अब क्या ना इसे d1 के dd mm yy में क्या जाएगा, 112,000 चला जाएगा क्या? यस सर। यस सर। तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, सो 112,000 चला जाएगा। डेट d2 इज इक्वल टू न्यू डेट ब्रैकेट में d1, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, d1। अब क्या होगा सोचो, ये जो d1 है ये d में आ जाएगा, सो क्या ना इसे d के dd mm yy में 112,000 आ गया, एंड ये dd mm yy जो है वो d2 के है, सो क्या ना इसे d2 के dd mm yy में 112,000 आ गया क्या? यस सर। यस सर। So now define this particular box. Can I say this box? In this box we have written a constructor which is initializing d2 वाला object from d1 वाला object. यस सर। Yes. Are you getting it? Yes, Then sir. such a constructor is called as copy constructor. So this is a copy constructor. इस constructor का aim क्या है कि एक object को initialize करना है दूसरे object के साथ, getting it, दूसरे object के through. So when you write a constructor which is used to initialize an object from another object, then such constructors are called as copy constructors. Is it clear? Copy constructor किसको कहते हैं? यस सर। यस सर। Sebastian, is it clear? Yes, sir. रेणुका समझा है क्या? बाकी लोग, Yes, sir. सिया, निधि, Yes, so sir. this is what copy constructor. This is again one of the important questions from this topic. Copy constructor बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जाता है कि what is copy constructor, एग्जांपल भी याद रखो। ओके, so यहाँ पे डिफाइन करना है कि this is a copy constructor, सिर्फ एग्जांपल लिखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर है, ये भी तो एक कंस्ट्रक्टर है। दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दिस इज नॉट अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, दिस इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। सर वो पब्लिक जो पैरामीटर सर उसके अंदर पैरामीटर है ना सर, डेट डी, वो मतलब सर वो समझ में नहीं आया सर, वो डी कैसे? अगर मैं किसी फंक्शन में पैरामीटर भेजता हूँ, पैरामीटर डालता हूँ, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है गेट नाम का जिसमें मैंने 5 पास किया, तो इस फंक्शन की बॉडी जब आप लिखते हो तब आप कैसे लिखते हो? पब्लिक लिखते हो ना, पब्लिक, फिर आप लिखते हो सपोज वॉइड, फिर गेट लिखते हो, फिर ब्रैकेट में क्या कैसे लिखते हो आप? क्या ना इसे इंटीजर a ऐसे लिखते हो क्या? सो ये 5 a में आ जाएगा ना? यस सर। यस और नो? सो 5 a में आ जाएगा। सो जब आप पैरामीटर पास करते हो तो बॉडी लिखते वक्त आप डेटा टाइप एंड पैरामीटर का नाम लिखते हो ना? यस सर। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया, यहाँ पे पास क्या किया है मैंने? d1 किया है, एंड d1 का डेटा टाइप क्या है? डेट। सो मैंने डेटा टाइप और एक डमी नाम दिया है। जरूरी नहीं कि ये नाम और ये नाम सेम हो। अगर मैं यहाँ पे x लिखता हूँ तो क्या ना इसे x की वैल्यू a में आ जाती है ना? यस सर। यस सर। तो वैसे ही यहाँ पे d1 की वैल्यू d में आ जाएगी, और ये तो डेटा टाइप हो गया ना, डेट। हाँ Getting it? अंडरस्टूड सर। हाँ, so it is called as copy, that is data type of the parameter, and such constructors are called as copy constructor. Yes, any doubts now? नो सर। Sure? कुछ डाउट्स नहीं है? सभी प्रॉपर्टी समझ में आ गए क्या? शरण्या, अनन्या, देवश्री, धनश्री, ईशा, Yes, sir. is it clear? Yes, sir. ईशा, दिया, बस खत्म। फोर्थ टॉपिक इतना ही है। सोच, मैंने कहा था इजी है एकदम, बस इतना ही है। फोर्थ टॉपिक की समरी, कंप्लीट समरी, एवरीथिंग, सबसे इजी वाला टॉपिक है। अब से सर। इससे रिलेटेड एक आध प्रोग्राम लेंगे हम लोग, दैट्स ऑल। हाँ, यस। सर आप बोल रहे थे कि इसके फंक्शन 2-3 बाकी है, वो आप बाद में बताओ। ये एक प्रॉपर्टी थी मैंने जो कह रहा था, कॉपी कंस्ट्रक्टर।
ओके सर। इज दैट क्लियर? सर तो ये यूज में नहीं आएगा? क्या क्या? सर कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज में नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? यूज में आएगा ना, बिल्कुल आएगा। जब मैंने इनफैक्ट यूज भी डिफाइन किया है यहाँ पे कि जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना है तब हम लोग क्या यूज करेंगे? कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। ओके सर। इज दैट क्लियर? यस जब सर। आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने की बात करोगे तब एट दैट टाइम क्या यूज करोगे? कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करोगे, तो यूज में आएगा ये। यस सर, फाइन सर। So this is what your complete summary of this fourth topic. Is that okay? ऑफिशियली देखा जाए तो हमारा सिलेबस यहाँ पे आपके फर्स्ट सेमेस्टर का खत्म होता है, ठीक है ना? अब एक बार टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो भी छोटे बड़े पॉइंट्स बचे होंगे, ओके, थर्ड टॉपिक एंड फोर्थ टॉपिक में से, फोर्थ टॉपिक में से मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा होगा। हाँ, एक दो छोटी बड़ी चीजें होगी तो मैं आई जस्ट चेक इट आउट, बट आई डाउट। एंड थर्ड टॉपिक में से अगर कुछ बचा होगा, जैसे पैरामीटर पासिंग के दो टाइप से, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, वो बचा है हमारा। प्रिमिटिव डेटा टाइप, कंपोजिट डेटा टाइप, अगर कुछ बॉक्सिंग एंड ऑटो बॉक्सिंग एंड वो सब चीजें तो वो देखेंगे। बट बाकी दिस इज व्हाट योर फोर्थ टॉपिक इज। ये नेक्स्ट लेक्चर में प्रोग्राम लेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्टर को यूज करके प्रोग्राम बना के देखेंगे।